हेलो एवरीवन। आई एम श्योर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आप लोगों तक। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कमिटमेंट किया था कि हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट, और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एंड एपीओ एग्जाम्स। बहुत बार बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। इस बार मैं आज ही बात कर रहा था एक कैंडिडेट से, तो आज बात हुई तो उससे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग सब तैयारी करते हो जुडिशियल सर्विसेज की, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियरी? जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? फॉर गॉड से क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। दैट इज द रीजन व्हाई ही वाज जस्ट डिस्कसिंग कि ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ, जिनका नहीं हुआ है उससे तजुर्बा लीजिए, जिससे हो गया उससे तो खैर सीखना भी है, लेकिन जिससे नहीं हुआ उससे पता चलना चाहिए कि आप ये गलती ना करें जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो खैर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि जुडिशरी क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाई वन आगे आगे। फिलहाल मैं आपको सीधे मुद्दे की बात करूंगा, और आज जो है आप लोगों के लिए एक तरीके से पूरा फुल टू ऑफर ही है, जो कि हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल कंप्लीट 21 लैंडमार्क जजमेंट्स, जिसका कि जिक्र होगा आगे वाले एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एपीओ हो, जुडिशरी हो, किसी भी एग्जाम में लगेगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर बात करते हैं अपने सो कॉल्ड हम जजमेंट्स की। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग आते हैं सामने स्क्रीन पर। अभी ये वीडियो भी कुछ देर में लाइव हो जाएगा आप लोगों के लिए, यूट्यूब के ऊपर हम लोग सब लाइव हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से वो 21 जो बिगेस्ट जजमेंट है, 21 बिगेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो 2024 में डिसाइड हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट होने वाला है पूरे हिंदुस्तान पर, हमारे एग्जाम्स पर, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जजमेंट जो यहाँ पर है उस वक्त केस टाइटल है बिल्किस बानो का जो केस था, वो आपको याद होगा, बिल्किस बानो का जो केस था उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुआ। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 11 कन्विक्ट्स को बिल्किस बानो केस में रिमिशन ग्रांट हुआ था, उनको सीधे सीधे तौर पर उनका जो रिमिशन है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। रीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजन दिया कि गुजरात गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट थी इस बात को डिसाइड करने के लिए कि रिमिशन 11 कॉन्विक्ट्स जो सेंटेंस सजा काट रहे थे आजीवन कारावास की फॉर मल्टीपल मर्डर्स एंड गैंग रेप्स के मामले में, गुजरात सरकार इनकॉम्पिटेंट थी। तो इसका सीधा रीजन जो आता है कि गुजरात सरकार इनकॉम्पिटेंट थी, इस वजह से यहाँ पर बिल्किस बानो वाले मैटर में 11 जो कन्विक्ट थे उनको वापस जेल भेजने का आदेश दिया गया था, जिनको रिमेशन हुआ था। दूसरा जो जजमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा वो जजमेंट है अपना एस राजशेखरन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करके दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रूल करके दिया कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि पुलिस जो है इंफॉर्मेशन देगी विक्टिम को, वैसे विक्टिम जो कि हिट एंड रन एक्सीडेंट, यानी आप समझ सकते हैं एक्सीडेंट वाले जो मामले होते हैं उसके जो विक्टिम्स होते हैं उसको, उनके विक्टिम्स को इन्फॉर्म करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की ड्यूटी होती है अबाउट दी कॉम्पनसेशन स्कीम एंड द रिकमेंड्स पॉसिबल इंक्रीज इन द अमाउंट। भाई कितना कॉम्पनसेशन मिल सकता है, एक रफ आइडिया, बट कॉम्पनसेशन मिलेगा इसके बारे में बताने की ड्यूटी जो है सो कॉल्ड हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की है, और ये पुलिस की ड्यूटी बनती है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नंबर 3। अब इसमें आइए, नंबर 3 में जो केस है शमा शर्मा वर्सेज किशन कुमार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, मैं आपको बता दूं। इसमें जो बेंच में थी जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब। आई एम वेरी लकी कि एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब के समय सामने कभी मेरे को पटना हाई कोर्ट में आर्ग्यू करने का मौका मिला था। चलिए फिलहाल मुद्दे पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टेट किया कि कास्ट और रिलीजन ऑफ पार्टीज शुड नॉट बी मेंशन इन एनी फाइलिंग्स बिफोर कोर्ट्स। तो ये बड़ी कॉमन सी बात होती थी, पहले प्रैक्टिस में रहता था और अभी भी बहुत जगह पर चलता था, लेकिन अब इस जजमेंट्स के आने के बाद ये बड़ा क्लियर हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया है कि जब भी कोई केस फाइल होगा तो उसके पिटीशन में ना तो कास्ट मेंशन करना है ना तो रिलीजन मेंशन करना है। ये एक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जजमेंट जो हम लोग ले रहे हैं उसमें है जस्टिस बीवी नागरत्ना
एंड ऑगस्टाइन जॉर्ज मैश, इन सब जस्टिस के जो जजमेंट्स हैं, इसका जो केस टाइटल है वो है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वर्सेस तस्रीम लाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग जो अगर रीलोकेट होते हैं, अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे जगह पर अगर जाते हैं, तो उस केस में नए जगह पर जहां जा रहे हैं वहां पर दे कैन नॉट क्लेम द रिजर्वेशन वाला पार्ट। तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं एसटी हूं, तो वो पार्ट यहां पर क्लेम नहीं करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आ रहा है कि जो कोई एसटी किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में एसटी कंसीडर होगा। अगर वो किसी दूसरे राज्य में चला जाएगा तो उसको स्टेटस नहीं मिलेगा शेड्यूल्ड ट्राइब का। ये अपने आप में एक बड़ा दूरगामी जजमेंट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट एक जजमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये जजमेंट है, और केस का पहले मैं टाइटल आपको बता दूं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2024 का है ये जजमेंट है। इसमें मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें से बहुत से लोग इस मामले को नहीं भी जानते होंगे। देखिए मैं आपको पहले यहां पर शेयर कर देता हूं। 29 फरवरी 2024 का ये जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब भी थे और 5 जजेज की बेंच थी। इसमें मुद्दा क्या था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, मैं आपको शेयर करता हूं। सामान्य तौर पर जो लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको इस बात की जानकारी होती है और वो उनको पता होता है, हाई कोर्ट ऑर्डर करती हैं स्टे ऑर्डर्स, हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर पास करती हैं सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के मामले में। तो यहां पर यही बात का जिक्र हुआ कि हाई कोर्ट अगर स्टे करती हैं सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, तो दैट डू नॉट लैप्स आफ्टर 6 मंथ्स ऑटोमेटिकली, तो वो ऑटोमेटिकली 6 महीने का जो ड्यूरेशन है उसके बाद ये लैप्स नहीं कर जाएगा। अब ये मजेदार पार्ट कैसे शुरू हुआ, ये 6 महीने वाली कहानी कहां से शुरू हुई? देखिए इसके पीछे की कहानी आती है 2018 का एक जजमेंट है। 2018 का एक जजमेंट है, वो केस का नाम है एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये वो जजमेंट है जिसमें उस समय में 5 जजेज बेंच ने इस बात को अलाउ किया था, इस पॉइंट को अलाउ कर दिया था कि ऑटोमेटिक लैप्स होगा उस समय के मामले में। दूसरी एक बात और इसमें इंटरेस्टिंग आ रही इस अभी वाले जजमेंट में, कि जो कोर्ट है वो इस बात को हमेशा ध्यान रखेगी कि कोर्ट डज नॉट हैव डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट असाइड स्टे ऑर्डर्स। ये भी अपने आप में बड़ा दूरगामी रिजल्ट देने वाला जजमेंट है, अगर आप इसकी बारीकी को समझ सकते हैं तब। ठीक है, अगर जिनको बारीकी समझनी है तो आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो हमारे पास है, 6th जो हमारे पास जजमेंट है उसकी बात करते हैं। इसके कोरम में है चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब एंड जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी वर्तमान में सीजे हैं। इसके अलावा बी आर गवई साहब, जस्टिस जे बी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा। इसमें जो जजमेंट जो डिसाइड होकर निकल के आ रहा है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई थी, आपको याद होगा बहुत बवाल मचा था, मीडिया में बहुत लाइमलाइट था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि आप कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का। उसमें इन्होंने एक तरीके से सेंध मार दी, छेद कर दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस केस में जो जजमेंट का टाइटल का नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रहेगा, चांसेस 98.9999% है कि रहेगा ही रहेगा, प्रीलिम्स में तो रहना चाहिए और ये रहेगा। केस का नाम पूछेगा आपसे, टाइटल पूछेगा कि वो कौन सा केस है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था और सेबी को यहां पर डायरेक्शन दिया गया था कि भाई आप पूरा का पूरा डिटेल जो कच्चा चिट्ठा है वो आप निकालिए। सो ये केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, शॉर्ट में बोलते हैं एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये केस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो सिस्टम था उसको यहां पर बंद कर दिया गया, बोला कि ये तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(a) का वायोलेशन करता है। उसके बाद एक और जजमेंट हम लोग देखते हैं, जजमेंट है 7th। इसमें जो कोरम है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस पंकज मित्तल। केस का टाइटल है डब्ल्यू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है,
तो झारखंड की बात ही क्या कहे, अभी झारखंड का एडीजी का एग्जाम आ रहा है, झारखंड से मुझे याद आया, जो लोग झारखंड के एडीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा सजेशन यहाँ पर जरूर दूंगा। झारखंड के एडीजी को सीरियसली लें, ये इसको सबॉर्डिनेट में ना रखें, सेकेंडरी ना रखें। कि उसका रीजन बताता हूं। आप चाहे किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, आप यूपी की तैयारी करते हो, बिहार की तैयारी करते हो, या दिल्ली की तैयारी, किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो, बट झारखंड स्टेट का आप जो एग्जाम है इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे रखें। क्यों? क्योंकि झारखंड में जो डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन का लेवल उतना हाई टफ या टफ लेवल का नहीं होता है जितना कि अदर स्टेट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना अगर आप दिल्ली जुडिशरी में अगर जा रहे हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो वहां पर एक लेवल जो है काफ़ी टफ लेवल होता है। लेकिन आप झारखंड में जा रहे हैं तो वहां पर लेवल कम है, और रईसों वाली जिंदगी, रईसों कहने का मतलब है एक जस्ट लाइक ए किंग, जस्ट लाइक ए किंग वहां पर आप ट्रीट होते हैं झारखंड के अंदर। ठीक है, फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड, अच्छा इसमें मैं सिंपल आपको याद दिला दूं कि डब्ल्यू कुजूर वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, ये देखिए यहाँ पर लैचेज है पुलिस का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि भाई 173 सबसेक्शन 2 के तहत जो आप पुलिस की रिपोर्ट सबमिट करते हैं, पुलिस जो रिपोर्ट बनाकर सबमिट करती है, दैट इज वो प्रॉपर होना चाहिए, स्टेट मैनुअल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो स्टेट में के मैनुअल में लिखा गया कि इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारा का सारा पार्ट आपको मेंशन करना है। 173 सबसेक्शन 2 CRPC की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब आइए नेक्स्ट, ये भी झारखंड से रिलेटेड केस है। अब आप ये मत कहना कि सर झारखंड के हैं तो झारखंड झारखंड, तो सुनाओ मुद्दे की बात। तो सुप्रीम कोर्ट का ये केस, इसमें टाइटल है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर 2024। नाउ कोरम है जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्जवल भुइया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और साफ साफ कहा कि जहां पर 143 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले आते हैं, वहां पर सो कॉल्ड जो हमारे हैं कि इंटरिम कंपनसेशन सीक करने का कंप्लेनियंट का कोई ऐसा आधार नहीं बनता है। यानी मेन मुद्दा यहां पर क्या था कि इंटरिम कॉम्पनसेशन ही यहां पर मेन मुद्दा था। तो यहां पर क्लियर करा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जहां पर चेक डिसऑनर के केसेज होते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ऑफ कोर्स होते हैं, वहां पर इंटरिम कंपनसेशन मांगना, सीक करना, ये अलाउड नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि आपका ये राइट नहीं बनता है। नाउ अब आते हैं नाइन्थ, नेक्स्ट देखिए नाइन्थ में जो आ रहा है अपने पास, उसमें है इसमें कोरम जो है जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन एंड जस्टिस संदीप मेहता। केस का टाइटल है नवास वर्सेज मुलावास वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इंटरेस्टिंग मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, और इसमें एक बड़ा, एक सिंपल कह सकते हैं, बड़ा एक गाइडलाइंस पूरा दिया कि जो कन्विक्ट है, अगर उस कन्विक्टेड पर्सन को आप रिमिट करते हैं, सजा कम करते हैं उसकी, उस केस में जो जरूरी पोर्शन है, जो जरूरी पार्ट है, उसको तो कवर करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां कुछ गाइडलाइंस एक तरीके से तय कर दिए कि जब कभी भी रेमिशन की बात हम करेंगे तो वैसे मामलों में आपको इस पार्ट का ध्यान रखना है कि एक बराबर उसने एक सजा का जो दौर होता है, ड्यूरेशन होता है, वो पूरा का पूरा काट लिया हो, पूरा कर लिया हो, तभी आप रेमिशन के बारे में आगे सोचें। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं 10th नंबर, हमारा जो 10वां केस होगा 2024 का, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। अगेन मैं आपको दिखा दूं, ये स्टेट ऑफ केरला से रिलेटेड है और केस का टाइटल है देव जी नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बड़ा थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये LGBT कम्युनिटी के लिए है, LGBTQ+ कम्युनिटीज के लिए है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करा जजेज को खास करके, और उस मामले में जहां हैवियस कॉर्पस और बाकी चीजें आती है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने क्या करा था, स्टेट ऑफ केरला है तो ऑब्वियसली केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें ये केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये था कि जो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको काउंसेलिंग के लिए बोल दिया था। यहां देखिए, काउंसेलिंग LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर सो कॉल्ड हमारे जो बेंच है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच, इन्होंने कहा कि नहीं,
इसमें जिसका जो व्यू है, यानी कि एलजी का जो व्यू है, एल से लेस्बियन, जी से गे, है ना, तो बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर, तो जिनका जो व्यू है उसके अपनी जो फेथ है, ट्रस्ट है, अपना जो करते हैं उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, जजेस को कुछ नहीं डायरेक्शन देना है। आपके सामने मैटर आता है, आप मैटर को डिसाइड कीजिए, वरना इसके काउंसलिंग के पीछे मत पड़िए, उसका व्यूज, उसका थॉट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। भला हो भाई, कुछ नहीं कह सकता मैं एलजीबीटी के बारे में, ठीक है, आप जमाना यही आ गया है, कुछ नहीं कह सकते। अब अच्छा है बुरा है आप डिसाइड करो भाई, मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। नाउ अब आइए नेक्स्ट पार्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट वोटर्स राइट टू नो। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये भी आप जानिए, सब जितने भी मैं जजमेंट्स आपको लेकर आ रहा हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हैं इसमें से सिलेक्टेड है पूरा का पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, केस का टाइटल मैं पर आपको पहले देता हूँ, कारिको क्री वर्सेज न्यूने ट्यानांग, नाम थोड़ा टेढ़ा है भाई, मैं एडजस्ट कर लेना, नाम तो ऐसे दिखा हुआ है। कोरम जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस संजय कुमार, ठीक है। इसमें मामला ये था कि भाई सो कॉल्ड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन का मामला था। तो इसमें कहा गया कि भाई वोटर को, जो वोट देने वाला पार्टी है, जो वोट करेगा, हमारे आपके ऐसे लोग, आम आदमी के जो लोग हैं, उनको जानने का, अपने कैंडिडेट के बारे में जानने का अधिकार है। तो किसी कैंडिडेट के पास कितनी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, ये सब उसको जानने का अधिकार है। अब इसी अधिकार में फंस रहा है मामला। इसमें हमारे जो सो कॉल्ड नेताजी हैं, उन्होंने यहाँ पर मामला, यहाँ पर नेताजी के लिए आ रहा है, उसमें ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी के फेवर की बात करी है, मैं डायरेक्ट लेकर कहूँ तो इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल बेंच ने ये कहा कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी कैंडिडेट की है उसके बारे में जानने का ऐसा कोई एक एक मामले का जानने का अधिकार ऐसा एब्सोल्यूट पूरा पूरा पक्का पक्का नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर क्लियर कट करा है, मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में देखिए, ये देखिए आपके सामने में थोड़ा मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का मैटर है 2002, सुप्रीम कोर्ट के सामने का मैटर है, 2019 का इलेक्शन है और ये इंडिपेंडेंट एमएलए थे, कारिको क्री फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या जरूरत है कि सारे के सारे जितने मूवेबल प्रॉपर्टी में ओन करता हूं उसको आप उसके बारे में लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आप चाहे एक 1.5 लाख की फोन ले लो आईफोन, या 2 लाख की लो, चाहे 1.5 करोड़ का सामान लेके चलो, आजकल तो क्या एक एक छोटा सा जो डायमंड का टुकड़ा है वो तो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का होता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है वो मेंशन करना, एज पर दिस जजमेंट। आपका क्या ओपिनियन है, मेंशन करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। ये भी बड़ा, बहुत से लोगों ने इस पे अलग अलग कमेंट किए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस एगस्टाइन जॉर्ज साहब का ये जजमेंट है, और ये थोड़ा सा अटपटा बहुत लोगों को लग सकता है, जो लोग लॉ 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 करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट की इस डिवीजन बेंच ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने रख दिया और ये आदेश दिया, ये ऑर्डर पास किया कि हिंदू मैरिज के मामले में दो हिंदू अगर शादी कर रहा है, तो दो हिंदू पार्टीज अगर आपस में शादी कर रही हैं, तो जो रिक्वायर्ड सेरेमनीज हैं अगर वो परफॉर्म नहीं होता है तो फिर वो मैरिज वैलिड नहीं है, रजिस्ट्रेशन से कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर ये मामला आया, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लग सकता है, रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, यहां साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, द कोर्ट emphasized that Hindu marriage must be performed with proper rites and ceremonies, including saptapadi, and proof of this is crucial in case disputes। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए शेयर है, ठीक है। नाउ अब आते हैं मुद्दे पर। रजिस्ट्रेशन को अनइनफोर्सेबल कर दिया था इसमें, मतलब आप समझ सकते हैं कानून से नहीं, कस्टम से। इन्होंने कस्टम को पकड़ लिया कि कस्टम एक लॉ है। अब हिंदू समाज के अंदर जहां कस्टम से शादी हो रहा है, रीति रिवाज से हो रहा है, तब तो ठीक है, यानी कस्टम जरूरी है, कस्टम प्रिवेल कर रहा है, अगर नहीं है तब तो फिर रजिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ना मुद्दे की बात करते हैं नेक्स्ट। 13th नंबर आया, कोरम है ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब जो हमारे भी सीजीआई साहब हैं, एंड SVN भट्टी साहब। मामला क्या है देखिए, शरीफ अहमद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स थ्रू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड अनदर 2024। यहां देखिए मामला क्या है।
सीधा सा पॉइंट है एक लाइन का। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फोकस किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर जोर डाला, चार्जशीट इन मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस रिक्वायरिंग क्लियर एंट्रीज फॉर द अक्यूज्ड एंड अवेलेबल मटेरियल एविडेंस। सब कुछ पुलिस का ये काम है, ये सारे काम आपको क्लियर करने हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट होती है, जो पुलिस सबमिट कर रही है, वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसमें वो सारी चीजें यहां पर आनी चाहिए जो अक्यूज के लिए जरूरी होता है, वो सब कुछ यहां पर क्लियर कट होना चाहिए। अच्छा, चार्जशीट, अक्यूज, इन सबसे एक बात याद आ गई, बिहार में एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब ये कितने समय में आएगी इसकी थोड़ा सा सस्पेंस है, बट अराउंड 279 से 280, यानी कि मान के चलिए 250 प्लस, यानी 250 से ऊपर की वैकेंसी आ रही है। अब ये 250 से ऊपर की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें आपका जो जनरल सिलेबस है वो बीएनएस, बीएनएसएस, एविडेंस जो हमारा चल रहा है, साक्ष्य अधिनियम, ये तो रहेगा ही रहेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बाकी जो रहता है वो, और बाकी जो माइनर एक्ट्स हैं, 6 माइनर एक्ट्स हैं, वो भी रहेंगे ही रहेंगे। तो हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड, जिनको एग्जाम क्लियर करते जाना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, मैं सामने से ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि भाई आपने बीएनएस, बीएनएसएस या सो कॉल्ड साक्ष्य अधिनियम पढ़ रखा है। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड में क्या हुआ कि हम लोग सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके क्वेश्चन आंसर बनाइए, उसके जो वन लाइनर है उसको ध्यान में रखिए, बाकी चीजें सिर्फ एग्जाम के पर्पज से। यहाँ फाउंडेशन वाली बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। फाउंडेशन वाली बात पे याद है कि फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, उसको 3-4 महीने का समय देना पड़ेगा। देखिए कभी कभी होता क्या है ना, जब हम लोग अपने यहाँ डिस्कशन करते हैं तो आप देखेंगे जो हम लोगों के ऐप के ऊपर जो कोर्सेज पढ़े हैं, वीडियो कोर्सेज, आप देखेंगे जितने दिन नहीं होते हैं साल में, उससे ज्यादा मेरे यहाँ वीडियोज पड़े हैं। आई मीन टू से सीआरपीसी जो पुराना वाला था 365 डेज से ज्यादा 373 वीडियोज थे। लेकिन हाँ, जिसने भी 373 वीडियोज देखा है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, वो क्या कह सकता है, मैं अपने मुंह से तो नहीं बोल सकता, बट इतना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अपने प्रोसीजरल पार्ट के लिए, खास के क्रिमिनल प्रोसीजर पर, पक्का हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप कनेक्ट करते हो, देखो ध्यान में एक चीज रखना भाई, मैं एक थोड़ी सी हट के बात कर रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट विथ परमिशन आप लोगों से। देखो अपनी बात ये रखनी है मुझे, जब भी आप पढ़ो तो ठीक है पढ़िए, सब्जेक्ट के मैटर को कनेक्ट करना, लिंक करना सब सही है, गलत नहीं है, मिला के पढ़ा जाना चाहिए। आईपीसी को सीआरपीसी के साथ, बीएनएस को बीएनएसएस के साथ, एविडेंस एक्ट के साथ, साक्ष्य अधिनियम के साथ, इवन मोर ओवर इससे बाहर जाके पढ़ना चाहिए। एससी एसटी एक्ट के साथ मिला के पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ मिला के पढ़ो, लोकल एक्ट के साथ मिला के पढ़ो, पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है। लेकिन प्रभु सबसे पहली बेसिक जो नीड है, आपको उसका कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। मैं अगर आपको सिर्फ बोलते ना ट्रेलर, मैं अगर सिर्फ ट्रेलर के तौर पे मैं आपसे ये कह दूं कि सेक्शन 154 या सेक्शन 173 का कनेक्शन 193 से है, यानी 154 में रिपोर्ट बनती थी सीआरपीसी में, जो कि अब 173 में बनती है, और 193 के सब सेक्शन 3 में जाके अब रिपोर्ट सबमिट होती है, तो वहां एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो रही है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि बहुत अच्छी बात है, ये तो कनेक्शन हो गया, यहाँ पर एफआईआर हो गया, यहाँ पर बिल्कुल सही है और खुश होने वाली बात भी है। लेकिन आपको ये कायदे से पता होना चाहिए व्हाट इज द एफआईआर। भाई एफआईआर का मतलब पता करिए, एफआईआर का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेंस के लिए चाहिए। पीटी तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस का क्या करेंगे, व्हाट विल द मेंस, व्हाट अबाउट द मेंस। तो इस पे थोड़ा गौर करना, इस पे जरा फोकस करना। पहले इसमें हमेशा कहता हूं भाई, मैराथन मैराथन पहले दौड़िए, तब 100 मीटर, 50 मीटर, छोटी छोटी दौड़ जो है ना, निकालने के पहले एक लंबा आप सफर तय कीजिए। आप जज बनने वाले हैं साहब, आपको जज बनना है। जज बनने का मतलब ही एक अलग है, जुडिशियरी इज समथिंग डिफरेंट। आपके सामने आईएएस सल्यूट मारता है और आप लगे हैं शॉर्टकट निकालने में, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट, एक चीज कहते हैं ना कि जो जिस तरह की सोच रखता है वो ऐसा बन जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत लोग कहते हैं, सीनियर्स लोग कहते हैं हमेशा, आदमी की जैसी सोच होती है वैसा ही बनता है। आप शॉर्टकट 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 मैराथन भाग रहे हैं, आपका जजमेंट भी मैराथन में भाग जाएगा।
लंबी रेस का घोड़ा बनना है, हर जगह आपको टाइम पीरियड चाहिए। आपको मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हर जगह चाहिए टाइम कि बहुत लंबा समय तक काम करें। बस पढ़ाई शॉर्टकट होनी चाहिए कम वक्त। शादी करेंगे तो टाइम ज्यादा चाहिए, लेकिन पढ़ाई में शॉर्टकट चाहिए। सर 1 महीना में कोर्स खत्म हो जाए, 15 दिन में खत्म हो जाए, भाई कैसे होगा? तो मैराथन से खत्म हो जाएगा, खलास से खत्म हो भाई होता है, मैंने कब कहा कि नहीं होता है? आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। बाकी जो भी है आपके दिल में यार, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, जाके कमेंट कर सकते हो। अब आते हैं इसके नेक्स्ट मुद्दे पर जो हमारे पास है, 14 नंबर केस, ठीक है। अशीन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर 2024 का ही मामला है, और जस्टिसेज हैं इसमें JB आरदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा साहब। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह आई कि 498 का मिसयूज तो भी आपको दिख ही गया है। बिहार के लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया बैंगलोर में, वो तो पता है। यूपी की लड़की थी, ये भी आपको पता है। एक तरह से लव कम अरेंज मैं कह सकता हूँ, लव डायरेक्ट तो अरेंज नहीं कह सकते हम लोग, लव कम अरेंज मेरा पर्सनल व्यू है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सेक्शन 498A है, इसका कुछ करो आप BNS में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया है कि भारतीय न्याय संहिता में जो प्रोविजन है 498A का IPC वाला, सो BNS में है, उसको थोड़ा आपने क्या करना है, अमेंड करना है, ताकि इस सेक्शन का मिसयूज नहीं हो। इसका मिसयूज बहुत होने लगा है आज के डेट में। ये जो समय था, जो दौर था, वो रियल समय था भाई। उस समय सचमुच में होता था, इस तरह की बातें होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब तो खैर सीन बदल गया है। इसीलिए इसको हम लोगों को मिसयूज से रोकना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। इसमें है जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड प्रशांत कुमार मिश्रा साहब। इसमें जो केस टाइटल आप देख पा रहे हैं, अभिमीत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड पटना। ये थोड़ा रुलाने वाला जजमेंट है, मैं ऐसे कह सकता हूं। और ये आपको मैं अगर कहूं तो ये गुजरात और बिहार दो जगह पर इसका इम्पैक्ट पड़ा था। यहां पर आपको लास्ट में दिख जाएगा। होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। होता क्या है इसमें कि जब आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट जुडिशरी से कनेक्टेड है, तो जब आप जुडिशरी का एग्जाम लिखते हो तो उसमें आपका पीटी का नंबर होता है मार्क्स, उसमें आपका मेंस का नंबर होता है, और आपका इंटरव्यू का नंबर होता है। कैंडिडेट्स के साथ जो फाइनल रिजल्ट जब निकल के आती है, तो समस्या यहाँ ये होती है कि बंदा पीटी में पास कर गया, मेंस में बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे बहुत सारे बंदों ने फोन करके बताया कि सर मेंस में मैं स्टेट के लेवल पर सेकंड रैंकर हूँ, थर्ड रैंकर हूँ, इस तरीके का पोजीशन है। अपनी कैटेगरी में मैं फर्स्ट रैंकर हूँ। यानी ईबीसी अगर कोटा में अगर बंदा एग्जाम दे रहा है, तो उसका ईबीसी कोटा में फर्स्ट रैंकर है वो। SC कोटा में तो फर्स्ट रैंकर है, ST कोटा में तो सेकंड रैंक। इस तरीके से बंदे का परफॉर्मेंस होता है मेंस के एग्जाम में। लेकिन जब वही बंदा इंटरव्यू में जा रहा है, तो उसको इंटरव्यू में 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35। अब ये सवाल उठता है कि भाई जो बंदा मेंस में इतना अच्छा नंबर लेके आ रहा है, उसका इंटरव्यू में क्या इतना नंबर नहीं आ सकता है? इस बात को लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन क्या कह सकते हैं कि थोड़ा उल्टा हो गया उनके लिए। यहां पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पर अपहेल्ड कर दिया कि मिनिमम मार्क क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू जो है वो सही है, स्टेटिंग दैट हाई स्कोर्स इन रिटन एग्जाम्स डू नॉट डिटरमिन मेरिट। मेंस एग्जाम में आपका कितना नंबर आता है, उससे आपका क्राइटेरिया तय नहीं होगा। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, वो आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। यहाँ पर तो जो इंटरव्यू देखिए, बिहार और गुजरात के साथ ये कहानी थी, यहाँ पर हुई। अभी हो सकता है कि आने वाले, मैं तो ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि हो सकता है आने वाले में ऐसा कुछ हो कि इसमें ये वाला पार्ट आए, या तो इंटरव्यू हट जाए या डायरेक्ट सीधे सीधे पीटी और मेंस पर ही सिलेक्शन हो जाए, तो ज़्यादा बेटर है। मेरे यही ख्वाहिश होती है। इंटरव्यू के लायक हैं भाई, इंटरव्यू में क्या आपको जो करना है वो सारा परफॉर्मेंस करके देंगे बच्चे। ऐसे थोड़े हैं कि काबिल नहीं है हमारे यहाँ के बच्चे, या कहीं के बच्चे जो जुडिशरी में मेंस का जो एग्जाम निकाल रहा है, पीटी का एग्जाम निकाल रहा है, 5 साल 7 साल मेहनत करके, 3 3 4 अटेम्प्ट दे करके,
तो जो बंदा 3-4 अटेम्प्ट दे रहा है और मेहनत कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू में उसको इतना नंबर मिलना चाहिए? आप डिसाइड करो, आप देखो, आप लिखो कमेंट पर, क्योंकि आपकी आवाज बहुत बुलंद होती है, ठीक है? तो आपकी आवाज में होता है दम, तभी तो आगे निकलता है किसी का दूसरे का दम। आपके दम से दूसरे का दम निकल जाता है। समझो समझो, इशारे को समझो। वो गाना है ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो इशारों को समझिए। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल 16 नंबर पर हमारे पास जो केस है, इसमें है कोरम में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड पंकज मित्तल साहब। और इसमें क्या मामला है, ये भी हम लोगों के फेवर, ये हम लोगों के फेवर की चीज़ है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करके कहा कि एडवोकेट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर किसी तरह की सर्विस में लैकेज लैचेज होती है तो उसके लिए इसको यहाँ पर लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। ये सवाल पूछ सकता है, मैं आपको कह सकता हूँ कि पूछ सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा इसका केस टाइटल ध्यान रखना चाहिए, और केस टाइटल आपको याद मैं दिखा दूं यहाँ पर, बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसवीर सिंह मलिक। तो बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है, जसवीर सिंह मलिक। ये मैं एक मिनट रुको, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये रहा, वर्सेस डी के गांधी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज 2024। ओके, नेक्स्ट जजमेंट पर आते हैं। हमारा जो जजमेंट है 17 नंबर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये जजमेंट, इसमें पीएमएलए का मैटर आता है। पीएमएलए के नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, डर लगता है भाई एक बार गए तो छूटने का तो नाम ही नहीं है, ठीक है? इसमें जो बेंच है वो है जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां साहब का है। इसमें मामला क्या आता है, जजमेंट आपको, केस टाइटल पहले मैं शेयर कर दूं, तरसेम लाल वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जालंधर जोनल ऑफिस, यानी ईडी साहब का यहाँ पर रोल है। और देखिए यहाँ पर क्या मामला है। यहाँ पर कहते हैं कि भाई ईडी जो है, एक बार कॉग्निजेंस ले लिया है स्पेशल कोर्ट ने, उसके बाद अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सीधे सीधे पीएमएलए के मामले में। एकदम सिंपल, एक लाइन में कंक्लूजन है। एक बार जब आपने कॉग्निजेंस ले लिया, यानी स्पेशल कोर्ट ने, आप ही स्पेशल जज हैं, डोंट फॉरगेट, आप ही जज हो भाई। ट्राई टू फील इट, ट्राई टू फील इट, आप फील करने की कोशिश करो, आप ही जज हो। आप अगर जाते हो एडीजे के लिए, आप ही स्पेशल कोर्ट हो। नाउ आगे बढ़िए, 18 नंबर 18th। इसमें केस टाइटल है फ्रैंक वाइटर्स वर्सेज एनसीबी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2024 का आगे ये जजमेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आया है, देखिए, राइट टू प्राइवेसी वाली बात हो गई है। इसमें मुद्दा ये था कि जब किसी एनडीपीएस के मामले में किसी बंदे को बेल दिया गया, ठीक है, तो बेल दिया गया तो यहां पर परमिशन दिया बेल देने वाली कोर्ट ने कि भाई सो कॉल्ड जो बंदा है उसके पीछे पुलिस, थोड़ा ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, कुत्तों की तरह, आजकल गूगल मैप होता है, गूगल मैप चलता है, वो सूंघ सूंघ के पहुंच जाएगा। तो मतलब जब वैसे बंदे जो अक्यूज्ड हैं, और अक्यूज्ड के मामले में ये जिसको बेल मिला है, उसमें पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर सकती है किसी भी तरीके से उसके खिलाफ। तो ये वाला जो पार्ट है भाई, ये उसकी तो राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन है, ऑब्वियस सी बात है, राइट टू प्राइवेसी। तो यही मामला यहां पर आया, और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करके कहा कि अगर आप बेल देते समय ये कंडीशन इंपोज करते हो कि पुलिस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी मूवमेंट ऑफ द अक्यूज्ड को, तो ये अलाउ नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया 19th जजमेंट। हमारे को कंप्लीट करना 21 जजमेंट आते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। नाउ अब आते हैं, ये बिहार से ही केस है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा आ गया 19th नंबर। अभी और 2-3 केसेज बचे हुए हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के एग्जाम में आ सकता है, नो डाउट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2024। राज्य सरकार ने क्या किया था, अपने हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट में हेरफेर कर दिया था, अदलाव बदलाव जो कहते हैं, चेंजेस कर दिए थे, इसी को चैलेंज कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्टेट कैन नॉट अल्टर द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट। एससी की लिस्ट में जो आर्टिकल 341 के तहत पब्लिश होती है, उसमें उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें किसी तरह का परिवर्तन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ये शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए यहां पर मामला आया। नाउ अब आते हैं आगे नेक्स्ट केस की तरफ, आया 20।
सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड, अब इसका थोड़ा मैं पहले आपको केस डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या मामला था? डबल मर्डर का केस था और राज्य ने क्या किया था? प्रोसिक्यूशन वापस ले लिया था। विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन सीआरपीसी में एक टॉपिक है, पढ़ा होगा, बीएनएसएस में भी आ गया है, उसमें भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां पर डबल मर्डर वाले चार्जेस लगे हुए हैं, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि वो बंदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका आप प्रोसिक्यूशन वापस ले लोगे, ये यूपी से कनेक्टेड केस है, बाकी आप लोग समझदार हो, सब कुछ सामने आ रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करके कहा स्टेट कैन नॉट विदड्रॉ द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए सीवियर डबल मर्डर केस। डबल मर्डर केस के मामले में स्टेट कभी भी विदड्रॉ प्रोसिक्यूशन को नहीं कर सकती है। ये तो और भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो 21वां नंबर जजमेंट है, जो हमारा लास्ट इसका जजमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं, शांति से सुन लेना। और ये एकदम लैंडमार्क जजमेंट हो गया है क्योंकि इसने 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 57 ईयर्स ओल्ड लीगेसी खत्म। ठीक है। माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेज नरेश अग्रवाल 7 जजेस बेंच का ये डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया क्या है वो पहले सुनिए ध्यान से, मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराना प्रेसिडेंट ओवररूल कर दिया। जो हुआ था पहले 5 जजेस बेंच ने डिसाइड करके दिया था अजीज बादशाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, 1967 में ये रिपोर्टेड केस है। तो 57 साल पुराना एक जजमेंट, एक 57 ईयर्स ओल्ड पुराना जजमेंट जिसमें ये बात डिसाइड हुई थी, उसमें अजीज बादशाह वाले केस में उस समय की कहानी अगर बताएं तो कहा था साफ साफ कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके पास माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। सवाल उठता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा, इस माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन को क्यों नहीं है? यह भी एक मामला है, उसका जवाब आगे दे रहा हूं, शांति से सुनिएगा। इसमें मामला अब आया तो अब इसमें क्या डिसाइड होता है, कोर्ट ने कहा हेल्ड करके कि भाई इंस्टीट्यूशन, अगर देखिए इंस्टीट्यूशन को 2 तरीके से क्रिएट होता है, मतलब अगर बताया जाए तो एक तो हो गया कि किसी स्टैट्यूट के थ्रू बन रहा है या किसी एनजीओ से बन रहा है, तब अजय हासिया वाला केस वगैरह आपने पढ़ा होगा, एनजीओ वाला जो होता है सोशल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके थ्रू भी। तो यहां पर एक बात आई कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि कानून के लेजिस्लेशन से बना है, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू यूनियन लेजिस्लेशन द एएमयू एक्ट 1920, बाकायदा एक कानून बना था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920, उसके तहत बना था, इसीलिए इसको नहीं मिलेगा। तो जिसका एस्टैब्लिशमेंट कानून से होगा उसको आप माइनॉरिटी का स्टेटस कैसे देंगे? तो जहां पर यह भी अपने आप में लगता है सही है, क्योंकि अगर आप कानून को देखेंगे तो कानून क्या है, लॉ कैसा होना चाहिए, भारत का कानून कैसा होना चाहिए, सेक्युलर, उसको किसी जात पात धर्म से मतलब नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ऑनरेबल बेंच ने कि भाई अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस इस पॉइंट पर मिल सकता है कि उसको किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सन ने वो फाउंडर था, उसी ने स्टैब्लिश किया था। यही बात यहां पर लिखी गई है कि द कोर्ट हेल्ड दैट इंस्टीट्यूशंस इनकॉर्पोरेटेड by a legal instrument can have a minority status if the founder was a person from the minority community. It also put down specific parameters to determine the minority status. तो ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया ही जाएगा ये माइनॉरिटी स्टेटस वाला मामला, क्योंकि जब आर्टिकल 30 का जिक्र होगा तो ये वाला जिक्र जरूर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये था मामला हमारा 21 जजमेंट्स का, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दे रखा है, यानी कि 2024 के बिगेस्ट जजमेंट है जो हम लोगों ने पिक करके रखा था आप लोगों के लिए। इसमें से मुझे उम्मीद है कि जितने भी जजमेंट्स हैं किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में किसी न किसी रिलेटेड टॉपिक पर पूछा ही जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और अपना हैप्पी न्यू ईयर बढ़िया से मनाना। और याद रखना, मैंने बस एक ही बात कही है, हैप्पी न्यू ईयर जब भी मनाओ, या नया साल या कुछ भी सेलिब्रेट करो, होली सेलिब्रेट करो, दिवाली सेलिब्रेट करो, कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करो, दिल से करो।